पिछली क्लास में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया था, ठीक है। सर टेस्ट का बता देते, एक बार कंफ्यूजन था। पूछिए। सर 7, 8 और 13। 7, 8 और 13, ठीक है, देख लेता हूँ। सर आज मेरा मैथ्स का पेपर था। सर एक बार पेपर बता दो सर, उसका बता दो। हाँ जी, बाकी तो बहुत सभी टेस्ट देने वाले ही हो आज, या कोई और बिना टेस्ट वाला भी है? सर 2 भी बता देना और 11 भी। सर हाँ जी, आज स्कूल में मेरा मैथ्स का पेपर था। क्या चीज बेटा? मैथ्स का पेपर था स्कूल में, मैट्रिक और डिटरमिनेंट का। कैसा गया? सर 40 मार्क्स का था, बट लेंथी था, टाइम लिमिट कम थी। तो एमसीक्यूज आए थे या सब्जेक्ट? एमसीक्यूज भी था और सब्जेक्टिव भी था। वो एक क्वेश्चन छूट गया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाला, लेंथी था, आता था बस। यस सर। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो अब सिलेबस में ही कहाँ है? सर बट स्कूल ने मतलब मैम ने दिया था। उन्होंने पेपर मुझे लगता है ध्यान से देखा ही नहीं होगा। सर Yes, नहीं, वो सर डेट शीट पहले बन गई थी, हमारा भी ऐसे है सर, अभी भी जो आ नहीं रहे ना वो भी आ रहे हैं इसमें। अच्छा, नहीं तो वो फिर कट करवा देने चाहिए ना। नहीं सर, नहीं कट करवा रहे, वो कह रहे हैं ये वाला इस बार दो आप। क्या सर क्या क्या कट गया सर? नहीं, अभी तक तो हमने जो पढ़ा है बेटा उसके हिसाब से तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज नहीं है। सर मेरा भी आ रहा है सर, अब वो पेपर है मेरा परसों। बस एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है। और दूसरी बात ये है कि ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कट चुका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से निकालने के लिए। इन दो चैप्टर में से तो ये नहीं आ रहा, वहां से प्रॉपर्टीज नहीं आ रही, यहाँ से और मैट्रिसेस में से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं। तो उसी हिसाब से सिलेबस अल्टर कर देना चाहिए ना, कि भाई अगर क्वेश्चन पेपर बन चुका है पहले से, क्वेश्चन पेपर प्रिंट होगा, देंगे तो वही वाला पेपर, घर से ही दे रहे हो ना पेपर, ऑफलाइन थोड़ी जा रहे हो पेपर देने। नो सर ऑनलाइन ही था। पेपर का तो पीडीएफ ही आ रहा होगा आपको, उसको तो जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। कौन सा प्रिंटिंग हुआ है पेपर? अब पब्लिक स्कूल वाले कौन सा प्रिंटर करते हैं? वो तो गवर्नमेंट स्कूल वाले प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी पब्लिक स्कूल वाले तो वही निकालते हैं जो जैसे हम लोग निकालते हैं अपने पर्सनल प्रिंटर से। पता नहीं क्या जबरदस्ती है। चलो कर लो, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। बस एक छूटा है एलिमेंट्री रो वाला, 5 नंबर का होगा। यस सर। 5 नंबर का था। नो सर, मार्क्स नहीं दिए थे, बट लेंथी था पेपर। अच्छा, एमसीक्यू रिलेटेड आए थे कुछ टेस्ट से? यस सर आया था। कर लिए ना सब एमसीक्यू? यस सर, एमसीक्यूज तो आसान थे, बस वही छूटे एलिमेंट। 40 मार्क्स का था। 40 नंबर का था, ठीक है। यस सर, 1 आवर की लिमिट थी। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन कौन सा कह रहे हो आप लोग? फर्स्ट हो गया? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बुक 512 है ना? ये वाला आता है कि नहीं? किसी को डाउट इसमें? 2:9 512। सर एक बार रिपीट करना सर। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी सर। अच्छा रुको। और समर्थ पेपर वेपर नहीं दिया जा रहा, क्या बात है? हाँ जी, समर्थ, सदफ, तुम दोनों ने कब से पेपर मत देने की कसम खा ली भाई? तो पढ़ते लिखते थे, क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। मैसेज पूरा किया था, मैसेज भी भेजा था, सदफ क्यों नहीं पता था? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। अगर 3/3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो एग्जांपल देखो, ये हो गया अपने पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। थोड़ा मैं ऐसे रफली लिख दे रहा हूँ। कह रहा हर एलिमेंट के लिए चॉइस है, या तो उसमें 0 आएगा या उसमें 2 आएगा, 0 और 1। सॉरी बेटा। तो नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग वन एलिमेंट इज 2,
और टोटल कितने एलिमेंट है 9। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 कितने टाइम्स आ जाएगा 9 टाइम्स। 2⁻9 512। ये पहली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है मैट्रिसेस का। हाँ जी प्रथम समझ में आ गया? यस सर। और किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा पढ़ने की तरफ तुम लोग भी पढ़ो, तब तो मन करे कि हाँ भाई पेपर बनाना अच्छे से अच्छा, नहीं तो कोई काम ही नहीं करेगा तो फिर काहे का काम, है ना। A square matrix A is this one is called a diagonal matrix if, ये सबको पता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाती है? सर जब I is not equal to J होता है। When I is not equal to J, very good। जब क्या हो I is equal to J नॉन जीरो होने चाहिए, और when I is not equal to J तो वो सब जीरो होने चाहिए। तो वो सारे क्या होते हैं? इसमें लिखा ही था Aij 0 कब जीरो होना चाहिए? When I is not equal to J, यानी हम हैं ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द मैट्रिक्स ए इज दिस वन इज अ, बताइए कौन सी मैट्रिक्स है ये? यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल? पक्का? हाँ जी सर। तो सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट होते हैं बच्चों A11 A22, A11 A22। क्वेश्चन नंबर 4 ये होना चाहिए, ये नॉन जीरो होने चाहिए। कौन से? A11 A22, बाकी जीरो होने चाहिए, ये होने चाहिए नॉन जीरो। तो क्या ऐसा है यहाँ पर? नहीं। तो यानी ये यूनिट मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब होती है? व्हेन ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं, हाँ जी सर इज इक्वल टू ए। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर है। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालो तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। अगला, इसमें बताओ, ये तो कर लिया होगा, सबने कर लिया है डाउट? 1 2 3 4 आंसर इसका। ये वाला क्वेश्चन सिद्धांत तुमने कौन सी प्रॉब्लम पूछी थी? सर 7th। 7th में क्या दिक्कत थी? आसान सा क्वेश्चन है, क्या दिक्कत हो गई इसमें? अरे सिंपल क्वेश्चन, 1x1 मल्टीप्लाई नहीं हुआ? सर हो ही नहीं रहा था, बहुत बड़ा हो गया था। 1 2 15। सर था तो बड़ा सर, लेकिन निकल गया। चलो देखते हैं अभी कितना बड़ा क्वेश्चन है। ये आ गया आपका 1 2x इज इक्वल टू 0x निकालना है। तो 1x1 को मैं यहीं रहने देता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 3 2 6 और 1 7 और 2 प्लस 2x 7 प्लस 2x आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 5 2 10 12 प्लस x, ये आ गया 12 प्लस x। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 15 और 6 21 21 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया आपका 7 प्लस 2x और x से मल्टीप्लाई किया 12x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, ओ सॉरी एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, पहला तो हो गया 1 से, फिर x से हो गया, फिर 1 से। रुको एक मिनट, इसको ऑफ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 21 प्लस 2x स्क्वायर 21। एक मिनट कहाँ मेरा ध्यान चला गया, रुक जाओ बच्चों, सॉरी। 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 21 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो 21
और 7, ये हो गया आपका 28, 12 और 2x 14x प्लस 2x 16x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 14 टू द 28 और 14 टू 16 फैक्टर बन गए x प्लस 14 और x प्लस 2 0, इधर x माइनस 14 और x इज माइनस 2। इसमें आंसर शायद मैंने दिया था -2 वाला, तो जो आ रहा है आंसर उसको आप कर देंगे। बताओ है मुश्किल कुछ? तो जब ऑब्जेक्टिव करो तो उसी हिसाब से आप अपनी सर कैलकुलेशन, वैसे तो आ गया था, मैं आ गया था वैसे तो। ठीक है ना, तो वैसे ही कैलकुलेशन भी फास्ट करो, एक एक स्टेप दिखाने की जरूरत। सर अगर a मल्टीप्लाई b और इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a होता है? हाँ होता है, लेकिन वो उसमें होता है ना, ये तो सिंपल अलजेब्रा की बात हो रही है, मैट्रिक्स की बात हो रही है। सर मैट्रिक्स मैट्रिक्स में नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ओनली व्हेन ए एंड सर बी। मैंने पता है सर क्या करा था सर, जो इक्वेशन आई थी ना ये वाली, उसमें मैंने सर वैल्यू पुट कर दी थी। अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है, चेक कर लिया कि जस्टिफाई हो रही है, आंसर आ गया। हाँ जी सर, 0 आ रहा है तो मतलब कि हो गया। एमसीक्यू में तो चलेगा बेटे, रिवर्स भी। सर एक बार वो बता दो, अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स को n क्रॉस m से मल्टीप्लाई करके तो उसका आंसर किस ऑर्डर में निकल? अच्छा पहले मुझे बताओ 8th क्वेश्चन सबने कर लिया कि नहीं? बहुत सर एक बार वो भी डाउट आई सर है 8 क्वेश्चन बता दो। और सर ये बोल रहा था मैं a b और इज इक्वल टू b a नहीं होता, तो सर ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट होता है बट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, और वो सीक्वेंस कोई आपको जस्टिफाइड नहीं है। मतलब जैसे a इंटू बी, आंसर आने के बाद फिर c हुआ, तो हो सकता है c इंटू बी देन a हो, कोई भी एक इसमें से हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन आप एग्जिस्ट करवा सकते हो कि भाई कोई एक ऐसा ऑर्डर जरूर बन सकता है जब 3 मल्टीप्लाई को आप अलग अलग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर सेम मिले। तो सर 3 से ज्यादा के लिए हो सकता है, 3 से कम, या फिर 3 के लिए सिर्फ? 3 के लिए सिर्फ एसोसिएटिविटी 3 पे चेक होती है, ठीक है। ओके सर। अच्छा अब मैं बात वो कर रहा तो हूँ, सर प्रूफ करना पड़ेगा ना पहले, उसके बाद कर सकते हैं ना। देखो एसोसिएटिविटी कभी प्रूव करने के लिए आती नहीं है। क्या होता है कि अगर पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है तो वो जिस ऑर्डर में देगा आपको उसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देना, उसको चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, करेक्ट। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन है बच्चों, इफ A is a square matrix of order 3 such that A into adjoint of A is equal to 10 into I, then adjoint of A determinant is equal to। अब मुझे ये साफ साफ बताओ कि जिसका आंसर ये सही आया है उसने तुक्का लगाया था या उसको सचमुच आता था कि उसका तुक्का सेट हो गया? सर आता था सर, आता सर वैल्यू डालनी होती है इसमें। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं तो वो k क्रॉस n से हाँ, देखो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट चाहिए, तो बच्चों डिटर्मिनेंट चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ ए दोनों तरफ मैंने डिटर्मिनेंट कर दिया 10 इंटू आई होल डिटर्मिनेंट। यहां पहली ये वाली जो प्रॉपर्टी लग रही है, ये प्रॉपर्टी तो लगेगी ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। क्लियर बात? कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? ए इंटू बी होल डिटर्मिनेंट विच इज ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। अब बात करो आप यहां पर, तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? यहां k इंटू ए वाली प्रॉपर्टी लग रही है। अगर a ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है तो i भी सॉरी ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है तो i भी ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स होगी। तो यानी 10 एज अ k हो गया, ये बन जाएगा 10 is to power 3 i डिटर्मिनेंट। ये बात समझ में आई या कोई ऐसा? सर 3 कैसे आया सर? तुम लोगों को याद हो एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, अगर a कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाई n है, तो व्हाट इज k a होल डिटर्मिनेंट? इट इज k टू द पावर n इंटू a डिटर्मिनेंट। याद आया या नहीं? पता नहीं सर, मैं तो क्लास में था ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब याद कर लो इसे, ठीक है। तो ये 10 हो गया, तो ये 10 is to power 3 इंटू आई डिटर्मिनेंट हो गया। अब
ए डिटर्मिनेंट क्या होता है, इस प्रॉपर्टी पे ध्यान देना, मुझे तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इस ए डिटर्मिनेंट को आपको बदलना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट n-1 होता है, ये रिलेशन होता है एडजॉइंट में और ए डिटर्मिनेंट में। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं ए डिटर्मिनेंट को बदलूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपना ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जरा ध्यान लगाओ, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज टू पावर 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। कौन कौन समझा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ये 10⁻³ ही रहने दो। ये बात समझ में आई? सर नहीं। देखो, आपको मैट्रिक्स ए ऑर्डर 3 की गिवन है, और हमने ये पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज ए डिटर्मिनेंट n-1, यानी 3-1, n इज ऑर्डर, तो ए स्क्वायर हो गया। अब ए डिटर्मिनेंट आपको बनाना है, तो आपने क्या किया, स्क्वायर को शिफ्ट किया, तो एडजॉइंट का रूट हो गया, रूट को 1/2 लिख सकते हो। अब कोई दिक्कत? सर रूट कैसे हुआ? देखो, जब आप इसको वैसे लिखेंगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ए आपका ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 की, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट हो गया ए डिटर्मिनेंट होल स्क्वायर, यही होगा। अब ये पावर 2 इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हो, 1/2, कि नहीं लिख सकते? पहले इस प्रॉपर्टी पे ध्यान दो, फिर इस प्रॉपर्टी पर ध्यान दो। सर ए का स्क्वायर कैसे हुआ ऊपर? ऑर्डर 3 है, n की जगह 3 है, जो मेन प्रॉपर्टी है उसमें ऑर्डर n है, और जो हमें गिवन मैट्रिक्स दे रखी है उसका ऑर्डर 3 है, तो एडजॉइंट ऑफ, ठीक है सर। ठीक है। और कोई बताओ, किसी को दिक्कत? आ गया सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब बेस सेम पावर इज एडेड, यहां तुम लोग कहीं इक्वल टू ना समझ लो, बेस सेम पावर इज एडेड, ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए इज होल डिटरमिनेंट। सर यार एडजॉइंट ए हाफ कैसे हुआ? ये तो सर ए था ना। ए था ना, तो ए की वैल्यू मैंने निकाल ली ना एडजॉइंट की फॉर्म में। अगर एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट स्क्वायर, अच्छा ये चलो ये लिखा है x² 2, एक्स को क्या लिखते हो, √2 यस सर। लिख सकते? अच्छा ठीक है। आप समझ गए? तो वैसे ही है, तो मैंने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली, करेक्ट। अच्छा 3/2 हो गया। अब ये बच्चों है 10³ अब जो 3/2 है जब राइट पे शिफ्ट होगा तो कोई बताएगा क्या पावर बनेगी? तुम लोगों के एक्सपोनेंट्स बहुत कमजोर हैं, क्या पावर बनेगी सिद्धांत? सर पता नहीं। बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा आंसर था। और कोई बताए? हाँ जी सर 2/3। शाबाश वंश, वेरी गुड स्नेहा, 2/3। अब इसको सिंपल सा याद रखो कि अगर इसको मुझे 1 बनाना है तो मुझे जो बाहर पावर लेनी पड़ेगी वो पावर लेनी पड़ेगी 2/3, तभी तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, और इधर 2/3 ले रहे हो तो इधर भी 2/3 लेना होगा। तो बच्चों वाली क्लास हो रही है। 3 से 3 कैंसिल आउट, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, तो एडजॉइंट ऑफ ये डिटर्मिनेंट आ गया 100 के बराबर। इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या? ऐसे ही तो आएंगे अब। सर मैंने पता नहीं क्या कर दिया सर, मैंने तो ए वो निकाला आपकी तरह, फिर वैल्यू डाल दी, फिर अपने आप ही आंसर आ गया। भेजना मेरे को जो किया है, देखें। वही तो मैंने तो तुक्का मार दिया था। वही मुझे लग ही रहा था ये आंसर कैसे सही हो गया, ये तो बड़े ढूंढ करके मैंने क्वेश्चन निकाला था, चल गए तुक्के सबके। सर ऐसे बस चलने चाहिए, फाइनल पेपर में भी बस मजा आ जाएगा। किसमें? सर फाइनल पेपर में भी ऐसे चल जाए तो मजा नहीं आ जाएगा? हाँ फाइनल पेपर में चल सकते हैं,
आजकल तो गवर्नमेंट बिल्कुल तुम लोगों के फेवर में ही सर सीबीएसई ने सर चैप्टर 1 तो दे दिया सर ऑब्जेक्टिव में, तो वो कैसे सर अभी होगा सर? आपने मेन देखा तो सर सब्जेक्टिव है। सर सारे बन जाते हैं बेटे। ऑब्जेक्टिव हर एक का बन सकता है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है ऑब्जेक्टिव बनना। ये कि सर प्रूविंग वगैरह वाला होता है वो पार्ट नहीं हो पाता, बाकी सब हो जाएगा। जैसे थ्योरम वगैरह प्रूफ वाला पार्ट फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन सब चैप्टर में बनाए जा सकते हैं, एमसीक्यूज। सर अभी आपने राजस्थान का देखा परसेंटेज? सर थूक मार के ऐसे परसेंटेज दे रहे हैं कितने? सर, ऐसे ऐसे मतलब लल्ले लल्ले बच्चों को इतनी परसेंटेज दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अब इसी वक्त तो बच्चों के फेवर में है सारा, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन लेकिन पढ़ना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। एक्साइटमेंट ही अब कहाँ है पेपर की, सबको सबको पता है, सभी पास हैं। और अभी भी जो इन्होंने एमसीक्यूज कर दिए हैं, इसको करने से कोई ये थोड़ी पता चलेगा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। सब्जेक्टिव पेपर ही होता है, उसी में ढंग से पता चलता है। अरे सर जिसके 50 आने मुश्किल है उसके 80 आ रहे हैं सर। हाँ, सब खुश है, क्या है। लेकिन कितने भी नंबर आ जाएं, सब यही कहेंगे ना पेपर कहाँ दिया था यार, नंबर जो आ गए आ गए है ना, ये तो कहेंगे सब। सर अब कॉलेज में भीड़ कितनी होगी ये नहीं समझ आ रहा सर। नहीं, कॉलेज वाले उसी हिसाब से बना लेंगे ना, कॉलेज तो उतनी सीटें रखेगा। दिल्ली को छोड़ के बाकी तो सब एंट्रेंस ही लेते हैं। इफ A is M by N मैट्रिक्स, अब इस पे ध्यान दो तुम लोग, A is M by N मैट्रिक्स, ठीक, such that AB and BA both are defined, then B is defined का मतलब ये है कि प्रोडक्ट होगा, ऐसा नहीं ये कि, मेरे सर स्कूल के क्वेश्चन में भी आया था। अच्छा, मतलब कि हाँ ऐसा नहीं कि AB और BA बराबर हो जाएंगे, वो डिफाइंड हो रहा है। तो अब मैं समझाता हूँ क्या करना होगा इसमें। मान लो हम यहां पर मैट्रिक्स बी को रखते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी अगर ए बी को एग्जिस्ट कराना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी होना चाहिए, यानी एन होना चाहिए नंबर ऑफ रो में। बात ठीक है। अब अगर आप बी ए एग्जिस्ट करवाओ, मान लो बी इंटू ए करना चाहो तो ए एम बाई एन है, तो बी का जो कॉलम होगा वो ए वो के, एम होना चाहिए सर। यानी ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाय एम। तो ए बी और बी ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो बी का ऑर्डर क्या आ गया, एन बाई एम। ए बी करो तब बी एग्जिस्ट, बी ए करो तो एम इज इक्वल टू एन, ए के रो के बराबर हो गया, खत्म। कौन कौन समझा? अभी तक जितने क्वेश्चन किए सब समझ में आ गया तो हैंड रेज करो। अभी आगे सर एक बार वो मल्टीप्लिकेशन वाला बता दो दोबारा थोड़ा सा। कौन से बच्चे? सर वो जो ऑर्डर कैसे पता चलेगा इसमें जो मल्टीप्लाई होता जैसे ए बी एग्जिस्ट करा होता है, जब एग्जिस्ट करता है ए बी तो उसका क्या रूल होता है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड। तो मैंने ये बताया कि हमें बी के बारे में तो कुछ नहीं पता अभी, लेकिन वो कह रहा है ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जो बी में नंबर ऑफ रोज होंगी वो तो एन ही होंगी, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा होगा। फिर जो मर्जी आंसर और यहाँ कुछ भी हो उससे मतलब कुछ नहीं है कॉलम में, अभी हमें नहीं पता। लेकिन हम रो पे डेफिनेट हैं, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी का रो जरूर एन होगा, करेक्ट बात। अब कह रहा है बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, अगर बी ए एग्जिस्ट कर रहा है तो बी का मुझे रो तो पता है एन है, बी का कॉलम बराबर होना चाहिए ए के रो के, तो ए का रो कितना है, एम। इसका मतलब बी ए तभी एग्जिस्ट करेगा जब यहां पर बी का कॉलम एम होगा। तो जो ये क्वेश्चन मार्क है ये हट गया और यहां आ गया एम। अब बताओ, ठीक है जागृत, ये ऑर्डर पे था। हाँ जी, 10th क्वेश्चन हो गया, 10th हो गया होगा। 11th cos 90 बनेगा, cos सर 10th बता दो। 10th नहीं आया समझ में, देखो 10th में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10th में सीधा पहले मल्टीप्लाई करो, 1/40 को मैं यहीं रहने देता हूं और मल्टीप्लाई के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 25 0 और 5 इंटू 5 -25, आंसर आ गया 0। दूसरा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -25 0 65,
25 में से 65 में से 25 चला गया 40। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 50, 0 और 30। 50 में से 30 चला गया, कितना आ गया 20। 50, 0, 30, 20 आ गया। अब 1/40 से मल्टीप्लाई करो, 0, 41 जा 40 और 22 जा 40, 1/2। अब आपको वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई प्लस जेड की। x प्लस वाई प्लस जेड, एक बार और मैं देख लूँ जरा 20 वाला है ना। x आ गया 0, y आ गया 1 और z आ गया 1/2। आंसर आ गया 3/2। आ रहा है कि 3/2? गड़बड़ लग रही है सर नहीं आ रहा सर। तुम लोगों का आया था 3/2? 25, 0 माइनस 25, ठीक है, ये तो 0 तो मेरे से तो 3 आया था सर। माइनस 25, 0, 65। 25 में से 65 चला गया, 40 आ गया। सर 80 आएगा सर वहाँ पर 20 की जगह। कितना आएगा? अच्छा हाँ हाँ, मैंने गलती 80। किया है, 80 आएगा। प्लस हो रहा है ना सारा, 30, 50, 80, यानी 42 जा 80, 2 + 1 3 आंसर। ठीक है, क्लियर स्नेहा? यस सर। देख लिया ऑब्जेक्टिव मैंने कैसे किया, कोई शो नहीं किया, ऐसे ही करना चाहिए जो कि टाइम कम लगे। अच्छा जी, 11th हो गया। सर 11th में डाउट आ रहा था सर। 11 देखो, डिटर्मिनेंट cos 15 इंटू सर मैंने सर ऐसे करा था सर, cos सर 15 को मैंने करा 45 माइनस 30। कहाँ उस झंझट में फंस गए? नहीं मैंने भी यही करा था। देख 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 देख, ऐसे थोड़ी करना है। sin 75 इंटू sin 15, cos a cos b माइनस sin a sin b, इट इज cos a प्लस b। सर मैंने तो आपको भेज दिया व्हाट्सएप पे कैसे किया। अच्छा बेटा, 75 + 15 ये बन गया जी cos 90। cos 90 होता है 0। ये रहा आपका आंसर, है ना? सर ये क्या करा सर? देखो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, यस सर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल, यानी cos 15 इंटू cos 75 माइनस sin 75 इंटू sin 15 होगा। ऐसे ऐसे करके करना है? तो डिटर्मिनेंट था ना, पहले ये काम करना चाहिए था। अरे सर मैंने क्या करा 45 माइनस 30 ऐसे से करके 40 माइनस, यही ऐसे करके करा था। अब इसको देखते पता चल गया cos a cos b माइनस sin a sin b, फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, यानी सर cos 90 से माइनस कर सकते थे ना सर। माइनस करने की क्या जरूरत है? 75 और 15 90, cos 90 0 होता है। ये ज्यादा अच्छा है, और सोचें कुछ? मुझे तो नहीं लगता कुछ और सोचना चाहिए। ये तो मैं बिना कैलकुलेशन किए बता दूं ऐसे ही, ये बनेगा, हाँ cos बनेगा, ये तुम लोगों को भी आना चाहिए ऐसे। गवर्नमेंट सोच रही है बहुत आसान कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, तुम लोग उतने मुश्किल करते जा रहे हो इसको। 12th क्वेश्चन आता था सबको? एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना था, और तीसरा पॉइंट आपको XY लेना था। बुक का ही क्वेश्चन है। सर मैंने लगाया तो था सर, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आया। इसमें पता है क्या आ रहा था सर, मेरा y = -2x आ रहा था। देखो क्वेश्चन क्या था ये, कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 12। तुक्के से आए क्या सबके नंबर? पॉइंट A1, और मेरे तो -2x आ गया, तो मेरे को लगा कि सर माइनस की गलती होगी, तो मैंने इसलिए यही ऑप्शन टिक कर दिया। सही है। हो गया XY। ये होता है ना जब लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है, ABC, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 0। ये तो मैं लिख रहा हूं, बाकी ऑब्जेक्टिव में कभी लिखना ही नहीं चाहिए। 1/2, ये आ गया 1 3x, और 2 y आ गया आपका 2 6y, 1 1 1, होल डिटर्मिनेंट 0। हाफ 0 के पास जाके हो गया 0। अब एक्सपेंड कर लो, 1 × 6 - y -2 × 3 - x प्लस 1 × 3y - 6x = 0। अब करो इसे कैलकुलेट, 6 - y -6 प्लस 2x प्लस 3y - 6x 0 प्लस 6 - 6 0, 3y - y 2y -4x 0, 2y = 4x। What is y? y = 2x। आंसर ये देखो,
ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या तैयारी चल रही है ये? यस सर। प्रैक्टिस किया करो, नहीं तो प्लस माइनस में रह जाओगे ऐसे ही सब। ज्यादा ज्यादा लिख करके प्रैक्टिस किया करो, और एमसीक्यू जब देखो तो बहुत तेज करने की कोशिश किया करो, ठीक है? अभी फिलहाल जितने भी क्वेश्चन है ना, अब ज्यादा रीजनिंग वगैरह मत सोचा करो, ज्यादा ज्यादा तेजी से करने की कोशिश किया करो, क्योंकि सब एमसीक्यूज ही आएंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है एमसीक्यूज के लिए। ये वाला कर लिया, सिंगुलर वाला, द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन फाइंड एक्स। कितने लोगों ने कर लिया था ये वाला क्वेश्चन? सर मेरा माइनस में आ रहा था आंसर। और आंसर माइनस में है नहीं। बस सर, लेकिन मैं बिना माइनस वाला लगा दिया, ठीक हो गया। वही तो, कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है? मार्क्स मैंने भेजे थे, रिजल्ट ये वाला क्वेश्चन 3:3 ए डिटर्मिनेंट, यानी 27 into 8, ठीक है? ये खुद करना। 15 एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर ये कर दो। ये वाला कर देते हैं, चलो देखते हैं। जो नहीं आया पूछो, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन आगे सर से इसका A6 है ना? a⁴ 6, यस। हाँ सर आ गया था। जैसे बेटा आपने ये देखा इस क्वेश्चन में, अब प्रॉपर्टी क्या है कि हमने ये देखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए, ये 15 है ना शायद, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट n-1, ऑर्डर कितना है बेटा 3, तो यानी a² के बराबर हो गया, ए डिटर्मिनेंट होल स्क्वायर। इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा इसका डिटर्मिनेंट? ए डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप जितने, अगर डायगोनल का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, डायगोनल मैट्रिक्स दिख रही है, बस डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, a³ आ गया। और ऐसा नहीं आया तो एक्सपेंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, a³ आएगा, ठीक है? a इंटू ए हो जाएगा। देखो जैसे मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग जाऊं तो a इंटू, देखो बेटा a² - 0, a³ आ गया, बाकी दोनों तो 0 ही हो जाएंगे, तो a³ आ गया। अब ये डिटरमिनेंट वैल्यू यहां रख दो, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट a³ होल स्क्वायर, आंसर इज a⁴ 6। ये रहा आपका आंसर। जागृत, क्लियर है? आसान, यस सर। इजी क्वेश्चन है, ठीक है? बस खत्म। बाकी नेक्स्ट आपका था ये तो कुछ नहीं था। सर 14 बताना। सर इसका जो ना सर, जो ये अभी लास्ट जो है ना, लास्ट केस स्टडीज का, वो लास्ट वाला बिल्कुल नहीं आ रहा था। 2% ही तो करना था, सबका 2% निकाल के छोड़ देना था। सर 2% निकाला तब भी आंसर गलत आ रहा था, पता नहीं क्यों। देखता हूँ। अच्छा 14 क्वेश्चन देखो बेटा, 14 में मैंने बताया कि k इंटू ए डिटर्मिनेंट होता है k⁴n इंटू ए डिटर्मिनेंट। कह रहा है ए डिटर्मिनेंट है 8, ऑर्डर है 3/3, यानी n की जगह हो गया 3, तो 3a होल डिटर्मिनेंट, तो लिख दिया 3:3 ए डिटर्मिनेंट, k की जगह 3 ले रहा है। 27 ए डिटर्मिनेंट 8, 7 56, 8 2 16 और 5 21, 216 इसका आंसर, डी ऑप्शन। स्नेहा समझ में आ गया? यस सर। अच्छा आप कह रहे हो आप लोग, तो जरा मैं जरा एडवर्टीजमेंट हटाऊं, दिख नहीं रहा। एक बच्चों जरा देखो वर्कआउट क्यों नहीं कर रहे। लास्ट वाले का कह रहे हो ना आप? हाँ जी सर, केस स्टडी का बिल्कुल लास्ट वाला। फिफ्थ क्वेश्चन में इसने ये कहा, गुरुचरण रिसीव 2% प्रॉफिट
on the gross sale, compute his profit for each variety sold in September. किसकी? गुरुचरण की। सितंबर में आओ, ये रही जी सितंबर की सेल। 50,000 का 2% निकालो गुरुचरण का। 50,000 का 2% हो गया 10,000, है ना? 2 कैंसिल आउट हो गए। 50 का हो गया 5 2 10, 10,000 हुआ, ठीक है। और नहीं 1,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 50,000 है ना। 50 का 2%, नीचे 100 कैंसिल आउट, 5 2 10, 1,000 आएगा। और उसके बाद फिर 2% इसका कितना हो जाएगा? 600, और 10,000 का 2% कितना हो गया? 200। 1000 600 200, ये आ गया अपने पास 1000। फिफ्थ है ना, 1600 200, ये रहा बी पार्ट, अरे सर मैंने अक्टूबर का लिया है ना। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। अब तो पेपर कंप्लीट। सर एक बार देख दो सर, मैंने भेज दिया। क्वेश्चन भेजा है किस पे? टेलीग्राम पर? नहीं सर, व्हाट्सएप पे भेज दिया। रुक जाना, देख लो। फिर एंड में सर स्क्वायर कर दिया उसी का, उसी वैल्यू से जो जा रहा था। ये आ तो गया, लेकिन यही गलत है। जो ये 100i लिख दिया ना, यही गलत है। वो तुक्का फिट हो गया, लेकिन गलत है रूल। अगर यही तुम 1000 लिख देते तुम्हारा आंसर ना आता, क्योंकि दोनों जगह गलती चल रही है। तो गलती गलती सही हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये गलत है। यस सर। ठीक है, अब चलो, अब तो पढ़े आगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर आओ। कितना कंप्लीट किया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? हाँ जी, कोई आवाज नहीं आ सर रही। अभी पेपर सर चल रहा है 8 सर। क्वेश्चन। वंश कुछ पूछना है? हैंड रेज है बेटा आपका। तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे हूं, और क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देखिए। पेज नंबर 205 पर आ जाओ, एक्सरसाइज 6.2। और हर संडे अब ऐसे ही एमसीक्यूज होंगे, और हर संडे आपको पेपर देना है। चाहे सबके पेपर हो जाए तो मैं रिपीट करके पेपर लेता रहूंगा, ठीक है। 6.2 में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। अब इस संडे पूरा का पूरा डेरिवेटिव तैयार कर लेना एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर, और सर दूसरी, इस बार ही नहीं हो पाएगा सर मेरा। क्यों भाई? सर पेपर चल रहे हैं सर, कोई ये बात, पूरा हफ्ता है। सब पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y इज इक्वल, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस पेपर हो चुका है, जैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, 5% 10% इसके भी एक आधे क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे, ठीक है। संडे को बेटे 5th चैप्टर होगा, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी विद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 5%, यानी एक क्वेश्चन या दो सर क्वेश्चन। क्वांटिटी का कैसे करेंगे सर? तो प्रूफ है मेनली पेपर करना तुम लोग, एक दो क्वेश्चन सर प्रैक्टिस। ठीक है। क्वेश्चन जो तुमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़े हैं तो वैसे क्वेश्चन होगा, लेकिन बन जाएगा एमसीक्यू। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर। कह रहा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कह रहा बच्चों? कह रहा प्रूव करो कि ये गिवन फंक्शन ही इंक्रीजिंग है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब x की वैल्यूज निकालने की बात कर रहा है, तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये कि ये इंटरवल की बात कर रहा है। इसने नहीं कहा कि द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन।
अच्छा एग्जाम्पलर भेज दूंगा, ठीक है, शेयर कर दूंगा आज डेरिवेटिव के एग्जाम्पलर, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर में कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए ये इंक्रीजिंग है। तो इस क्वेश्चन में आपको इंटरवल बनाने होंगे, क्योंकि x की वैल्यूज पूछ रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन r, कोई आपको इंटरवल नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब आपको वो बनाने हैं, तो यानी ये पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है जो आप करते आए अब तक, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y हो गया dy बाई डी एक्स, और ये हो गया 2 इंटू एक्स एक्स माइनस टू, 2 माइनस 1 1 हो गया। फिर x माइनस टू का अगर डेरिवेटिव करो, अब देखो मैं यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, x माइनस टू में प्रोडक्ट रूल आप लगाओगे, x एज इट इज, x माइनस टू का डेरिवेटिव 1 प्लस x माइनस टू एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो गया 1, ठीक है। सिंपलीफाई, अब सारा फैक्टर ऑलरेडी बना हुआ बेटा, ये हो गया 2 इंटू एक्स एक्स माइनस टू, और इसको सॉल्व किया तो x प्लस एक्स 2x माइनस टू, इस पूरे रिजल्ट में से भी 2 को कॉमन ले लो, तो 2 इंटू टू 4 एक्स एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। यहां तक डिफरेंशिएशन हो गई, प्रॉपर फैक्टराइज फॉर्म आ गई फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स 0 रख दिया। दिस इंप्लाइज 4x x माइनस टू एक्स माइनस 1 0, 4 0 के नीचे जाकर के 0 हो गया, इधर x 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1, ये तीन वैल्यूज आ गई अपने पास, ठीक है। नंबर लाइन लेते हैं बच्चों और इंटरवल बनाते हैं। तो क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सर एक बार थोड़ा ऊपर करना सर, हाँ बस सर, ठीक है, क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में नंबर आ गया 0 1 और 2, ठीक है। अब हमें बनाने हैं इंटरवल्स, किसकी टेबल बनानी है हमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो ये आ गए इंटरवल्स, साइन ऑफ f डैश x एंड नेचर ऑफ fx। तो अगर मैं इंटरवल्स बनाऊं तो बनेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0, ओपन ऑल, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। अब बच्चों साइन चेक करो, माइनस इन्फिनिटी से 0 माइनस 1 रख देते हैं। अगर आप माइनस 1 इस फंक्शन में रखोगे तो ये आपका नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। कितने नेगेटिव आ गए, 3 नेगेटिव आ गए। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स हो गया लेस देन 0। और अगर एक साथ ही लिखना हो तो ऐसे लिखते जाओ, यहाँ पे आपका आ गया जी नेगेटिव, ये देखो 0 से 1 के बीच में चेक कर लो, 0 से 1 के बीच में हाफ रख सकते हो, हाफ रखने पर ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा हाफ पर और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, यानी यहां पर 0 से 1 के बीच में प्लस हो गया। अब 1 से 2 के बीच में 1.5 रख के देखो, 1.5 रखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर हो गया अपने पास नेगेटिव। 2 से इन्फिनिटी के बीच में देखो 3 रख लेते हैं, अगर 3 रखूं तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑल प्लस। अब ऑल प्लस हो गया तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, प्लस। तो ये हो गया प्लस। पहले ऐसे नंबर लाइन पे ही कर लो, नंबर लाइन पे करने के बाद बस अब लिखना रह जाएगा, पहली रेंज में
dy by dx लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दूसरी रेंज में dy by dx ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तीसरी रेंज में dy by dx भी फिर से लेस देन 0 आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फिर dy by dx ग्रेटर देन 0 आ गया स्ट्रिक्टली सर पहले वाला तो सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। डिक्रीजिंग है ना। कोई वैल्यू रखो, -1 रखो, x -1 माइनस का हो गया, x -2 भी माइनस का, और सर वो -4 हो गया, ये -3 हो गया और वो -2 हो गया। अब इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव नहीं आ जाएगा? 3 माइनस हो गया ना, तो 3 माइनस प्लस देंगे, माइनस देंगे, माइनस सर मल्टीप्लाई भी तो हो रहे हैं। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पहुंच गए। अब उसने हमसे पूछा, अब देखो बुक में आंसर थोड़ा इसका गलत है, या चेक करना, क्या पता आप सही कर दिया गया। इंक्रीजिंग इन, सिर्फ उसने इंक्रीजिंग पूछा है। इंक्रीजिंग इन एक्स की क्या वैल्यूज होंगी? इंक्रीजिंग जाएगा 0 से 1, तो मुझे दोनों तरफ क्लोज लगाना चाहिए, क्योंकि हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसी को इंक्रीजिंग बना सकते हो। यूनियन क्लोज इंटरवल 2 to infinity। और मेरे ख्याल से बुक में जो आंसर दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 2। जरा चेक करो, मैंने एक गलती की है इसमें, 0 से 1 लिखना चाहिए, मैंने 1 से 0 लिख दिया, सॉरी बच्चों। सर ये दे रखा है और वाला। है ना, जो मैंने अभी लिखा यही दे रखा है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो इसको ये गलत है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा जाए तभी आंसर करना, ये है। तो बुक में पीछे ये दे रखा है, उसने पूछा था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर वो कहता फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हम कहते x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 2, या हम कहते ओपन इंटरवल 0 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 to infinity। अगर हमें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहता तो हमारा ये आंसर होना चाहिए था। इंक्रीजिंग में अपना आंसर ये होना चाहिए जो मैंने किया है ऊपर, ये बुक का आंसर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर गलत है। अब फटाफट देख लो ये सब कैसे किया है? क्या चीज बेटा। सर ये बुक का CBSE में तो आंसर सर ठीक होगा ना? बुक का आंसर गलत है ना, मैंने कहा ना कि वो खुद कंफ्यूज। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग कई सारे तुम लोगों को मैंने एग्जांपल दिए। सर ये यूनियन वाला सर ऐसे सर आंसर तो ठीक होगा ना फाइनल में? हाँ हाँ बिल्कुल, वो इंक्रीजिंग कह रहा है, पेपर में देखना जब आएगा तो लिख के आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर बुक का आंसर कहे तो। ठीक है ना, तो बुक का आंसर वहां लिखना चाहिए फॉर व्हाट वैल्यू। और सर MCQ में आया तो सर ऐसे नीचे और करके आएगा कि मतलब और वाला आएगा कि आपके वाला आएगा? चलो ठीक है, एमसीक्यू की अगर हम बात कर लेते बच्चों, एमसीक्यू में वो कह रहा है इंक्रीजिंग और आपको यही ऑप्शन है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो आप इसी पे क्लिक कर दीजिएगा, बात खत्म। तो सर तब कैसे समझ आएगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? तब वो इतना कंफ्यूजिंग करेगा ही नहीं, फिर तो बुक की गलती है ना, बुक कभी करेगी नहीं तो उसको क्लोज लिख देगी, तब दोनों आंसर फिर उसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सर एक बार ये समझाना सर नहीं और वाला कि कैसे है ये इंक्रीजिंग? और वाला तो कुछ नहीं किया, ये जो स्ट्रिक्टली ये इंक्रीजिंग नहीं है, ये तब लिखना है जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाए, समझ गए। मैंने कहा कि बुक में ये आंसर है, ये नहीं कहा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, बुक में ये आंसर है तो यहाँ क्वेश्चन में अपने होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ना कि इंक्रीजिंग। ठीक है, ये होना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्वेश्चन में लिखा होता तो बुक का आंसर सही था। ठीक है, उसने सिंपल इंक्रीजिंग बोला हुआ है, तो इंक्रीजिंग के हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, यही तो पढ़ते आ रहे हो। इंक्रीजिंग कब होता है? व्हेन f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या इसमें इक्वल टू 0 है ये वाले में? यस सर। ये है इसमें इक्वल टू 0? नहीं सर इसमें नहीं है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना चाहिए था उसको। ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन का आंसर किया है, मैंने क्वेश्चन को सही माना है, आंसर को गलत माना है। तो अगर वो क्वेश्चन आता है तो हमारा जो
परफेक्ट आंसर है वो ये होना चाहिए, ये वाला इंक्रीजिंग बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बताना। फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो हमने बता दिया वो इंक्रीजिंग कि भाई जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसी में एंड को इंक्लूड कर दो, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना। तो आपको एंड इंक्लूड कर देने, 0 और 1, 0 को भी इंक्लूड कर दो 1 को भी इंक्लूड कर दो, तो क्या dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो गया, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में। कितने लोग समझे, जरा हैंड रेस करो। सर एक बार इसका डेरिवेटिव बता दो। अच्छा डेरिवेटिव बता दो। ठीक है, डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव बेटा यहाँ पहले x टू दी पावर n वाला कंसेप्ट लगाया, 2x माइनस 2 माइनस 1, यही होगा ना, nx n माइनस 1। फिर क्योंकि ये x नहीं था तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल, तो यहाँ लगाया प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 यानी 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया, फिर x माइनस 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x। वंश क्लियर हो गया? यस। कोई और तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो? कोई भी हैंड रेस करो, कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं तो थोड़ा इस पे और रिसर्च करो, अगली क्लास में देखेंगे ना समझ में आया तो। ठीक है, अब आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये सब प्रूविंग क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ने पड़ेंगे, ये कह नहीं सकते कि सर ये करें कि ना करें, क्योंकि ये तो प्रूविंग क्वेश्चन है, तो लेकिन पढ़ लो। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन। अभी आप लोग क्वेश्चन में क्या समझे, फंक्शन को मुझे इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, इंटरवल आपको गिवन है, तो अब आपको dy बाई डी एक्स को 0 नहीं पुट करना, क्योंकि हमें इंटरवल नहीं निकालना। उसने ये नहीं बोला कि फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, वो कह रहा है कि ये रहा जी इंटरवल, आप बताओ ये फंक्शन इसमें इंक्रीज करता है, प्रूफ करो ये बात, ठीक है ना। तो पहले हमें निकालना होगा dy बाई डी थीटा, और बताना होगा कि dy बाई डी थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन दिस इंटरवल, तब हम कह पाएंगे दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी थीटा, 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो 4 को ले लो बाहर, और यहां लगाओ आप क्वेश्चन रूल, 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा एज इट इज, 2 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक बात, अब ब्रैकेट करिए ऑफ, 4 एज इट इज, ये आ गया अपने पास 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड माइनस 1 एज इट इज। अब कुछ दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, अभी इनको सॉल्व किया जा सकता है, तो सॉल्व करते हैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, 4 इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड माइनस 1। लेकिन अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्वांटिटी -1 से बड़ी है या छोटी है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये तो हम कह ही नहीं सकते, ठीक है ना, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको और सॉल्व करो जिससे कि आपको फैक्टर की फॉर्म में वैल्यूज मिले,
तो हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर और होल अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट करो ऑफ। 8 cos थीटा प्लस 4 a स्क्वायर यानी 4 b स्क्वायर तो सीधे लिख दे रहा हूं बच्चों माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab माइनस 4 cos थीटा, और डिनोमिनेटर में आ गया 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। 4 और 4 0, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, क्या आंसर आ जाएगा? इट इज 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। क्या और फैक्टराइज हो सकता है? अगर आप ध्यान दो तो न्यूमरेटर से cos थीटा बाहर आ रहा है, 4 माइनस cos थीटा, और 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस बात पे ध्यान दो कि डेरिवेटिव में आपको क्या मिला और कैसे हमने डेरिवेटिव किया, कैसे हम सिंप्लीफिकेशन तक पहुंचे। देखो ध्यान से, कोई भी डाउट हो तो क्लियर करो। जिसे समझ में आता जाए हैंड रेस करते जाओ। वंश एंड हर्षित, सर एक बार दोबारा सुनो। ठीक है बेटे, 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा था। जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो मैंने क्या किया, 4 को कर दिया बाहर, डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा। तो थीटा का डेरिवेटिव तो 1 हो गया जो आपको लास्ट में दिख रहा है -1, और 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा में 4 बाहर है, साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा में लगा क्वेश्चन रूल, यानी 2 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा हो गया कॉस थीटा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज दैट इज साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2 प्लस कॉस थीटा, तो 2 का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा। अब आगे सॉल्यूशन शुरू किया, अब हमने 4 को बाहर ही रहने दिया, ब्रैकेट ऑफ किया, 2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में है माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई हुआ प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 2 कॉस थीटा एज इट इज। अगला स्टेप जो किया बेटे, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज एलसीएम लिया, 1 के नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं था तो 1 है, यानी सेम 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हम आ गए ब्रैकेट खोलने पर 4 इंटू 2 कॉस थीटा 8 कॉस थीटा, 4 इंटू 1 4, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 2 4 कॉस थीटा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के सारे प्लस चेंज हो गए माइनस हो गए, प्लस 4 माइनस 4 0, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा इज 4 cos थीटा, माइनस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, न्यूमरेटर में cos थीटा और cos स्क्वायर में से cos थीटा बाहर आ रहा है, हो गया 4 माइनस cos थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज। अभी क्लियर वंश? यस सर। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई 0 से लेकर के π/2 तक में dy by dx का क्या नेचर है। ये है बच्चों अपना dy by dx, सॉरी dy by d थीटा। हमें जो इंटरवल दिया हुआ है रफली यही लिख दे रहा हूं, 0 to π/2, क्लोज इंटरवल है, ध्यान देना क्लोज इंटरवल। इसमें से कौन सी वैल्यू है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो? देखो मैं सारी वैल्यू एक साथ लिख सकता हूं, जैसे हम पहले एक एक दिखाते थे, अब देखो सारी एक साथ लिख सकते हो, बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2, देयरफॉर अब कितने 3 फंक्शन है, एक cos थीटा है,
4 माइनस कॉस थीटा है, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है। जरा इन तीनों का नेचर बनाओ, फिर सीधा आप लिख सकते हो, लेकिन तीनों को डिफाइन करना जरूरी है। जैसे स्कूल में कह रहे थे लिख देते हैं डायरेक्ट, वो नहीं, ठीक है। तो cos थीटा 0 से π/2 के बीच में क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। π/2 पर cos 0 होता है, बाकी कोई भी वैल्यू है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो या तो cos थीटा पॉजिटिव है या cos थीटा 0 है, तो cos थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दूसरा केस है बच्चों, 4 माइनस कॉस थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हाँ जी सर 0 कैसे हो रहा है? cos π/2 भी तो यूज करोगे, 90 डिग्री, हाँ सर वो ब्रैकेट नहीं देखा लेकिन। समझ गया ना, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक बात। अब बात करता हूं भाई ये क्यों हो सकता है ग्रेटर देन, cos थीटा तो भाई 0 से π/2 कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन cos की एक स्पेसिफिक रेंज होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन क्योंकि ये 0 से पाई है, इसलिए इसकी रेंज हो गई बच्चों 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम cos 1 हो सकता है, तो 4 में से cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट होगी तब भी 3 आएगा। तो मतलब cos थीटा 4 से बड़ा तो नहीं है, तो इसलिए 4 माइनस cos थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक बात। अच्छा 2 प्लस cos थीटा होल अरे स्क्वायर, आया कहाँ से सर 4? क्या चीज, सर 4 माइनस कॉस थीटा कैसे हुआ? ये रहा, ये तो क्वेश्चन ये रहा, सबको बताना पड़ेगा ना हर ब्रैकेट का क्या साइन है। तो सर ये कॉस थीटा तो ये नहीं आएगा खाली? दोबारा बोलो कहाँ पे दिक्कत आ रही है। सर ये जो ऊपर आपने जब मार्क करा अभी, उसके साथ में कॉस थीटा तो है। हाँ ठीक है, cos थीटा बेटा, हाँ तो सीधा उसी को पहले पुट करते हैं, उसके बाद इसको हम साथ में पुट करके मल्टीप्लाई करवाते नहीं? नहीं वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसका साइन क्या है, क्या उसका साइन पॉजिटिव है या उसका साइन नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो यही लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब समझे बात, इसलिए आपको जो भी जितने भी आपने ब्रैकेट्स बनाए हैं सबके साइन डिफाइन करना जरूरी है, पता होना चाहिए कि कौन सा साइन है ये। और सर इसका इक्वल टू का साइन कहाँ गया? इसका 4 माइनस कॉस थीटा, यस सर। क्या ये इक्वल टू 0 हो सकता है बेटे, अगर 0 कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो 4 माइनस कॉस थीटा कभी 0 हो सकता है? नो सर। तो तब 0 होगा ना जब cos थीटा 4 होगा। तो सर उसकी वैल्यू कहाँ गिवन है? 0 से π/2 इंटरवल गिवन है, तो आपको देखना है कि cos थीटा क्या होता है 0 से π/2। सर मतलब थीटा की जगह हमें इन दोनों की वैल्यू डालनी है? ये अरे उसने जागृत ने कहा था, फिर मैं भूल गया, ट्रिग्नोमेट्री का मेरे को वो देना था ना तुम लोगों को, यस सर। है ना, अरे तभी तो 11th में नहीं, मतलब कॉस में जो थीटा है, थीटा की जगह 0 डालना है ना? थीटा की जगह 0 नहीं डालना, जो cos की रेंज होती है ना वो -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू cos थीटा बट लेस देन इक्वल टू 1 होती है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। इससे ज्यादा थीटा जो cos थीटा वो -1 से कम नहीं हो सकता और +1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये cos थीटा की रेंज होती है ना। तो बिल्कुल नहीं पढ़ा वो ट्रिग्नोमेट्री उसमें 11th में? सर लेकिन उसमें ऐसे रेंज नहीं पड़ी थी। अच्छा पढ़ लो, ठीक है, ये काम इसी के इन्हीं सब जगह ये सब काम है, ये जो पेपर एमसीक्यू अरे वगैरह। ऐसा करना सर, एक बार रेंज, सारे रेंज का एक बार भेज देना, रेंज नहीं पड़ी है। मैं वो वीडियो ही भेज देता हूँ, 2-3 क्लास है, तुम लोग पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है ना, रिवाइज हो जाएगा, डोमेन रेंज सब देख लोगे। तो अब क्योंकि 0 से π/2 तुम लोगों को तो याद है कुछ सिद्धांत, सदफ? यस सर साइन का भी होता हाँ तुम लोगों को तो साइन याद का है, मैंने तो पढ़ाया था शायद, कि मैंने भी नहीं पढ़ाया?
सर साइन कॉस की पढ़ाई थी बस। साइन कॉस पढ़ाई थी ना, बाकी तो ऑल रियल होते हैं, साइन कॉस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस थीटा बट लेस देन इक्वल टू 1। तो ये समझ लो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो मिनिमम 0 हो सकता है, -1 से 1 के बीच में 0, तो ये इससे बड़ा नहीं हो सकता। 2 प्लस कॉस थीटा भी क्या होगा, ये भी होगा ग्रेटर देन 0, ठीक, होल स्क्वायर सॉरी। अब देखो, अब मुझे ये पूरा फंक्शन बनाना है, तो दिस इंप्लाइज मैं कह सकता हूं cos थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा, आपने किसी एक पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। और अगर हम डिवाइड भी कर दें पॉजिटिव से तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टू प्लस cos theta whole square greater than equal to 0. This implies dy by d theta is greater than equal to 0 for all theta belongs to close interval 0 to pi by 2. Therefore y is an increasing function. y is an increasing function. अब देखो जरा, इसीलिए तो डर लग रहा है, जो ये पैटर्न लेके आए हैं ना फर्स्ट और सेकंड, इसमें सब अधूरा ज्ञान रहेगा बच्चों को। एमसीक्यू 90 मिनट का, ये तुम लोगों को तो बहुत फायदा दे रहा है, लेकिन ये एक छोटे वक्त के लिए फायदा दे रहा है, लेकिन आगे जब ऐसे पढ़ने लग जाओगे तो मुश्किल आएगी, तो फिर सब आसान ही बनाते जाएं तो अलग बात है, ठीक है। सर आगे कब? जैसे कॉलेज वगैरह में जाओगे तो और भी सब्जेक्ट में तो ऐसे रिड्यूस किया जा रहा है। अब सोचो अकाउंट्स का पेपर एमसीक्यू में क्या होगा, इजी है, मतलब बढ़िया कोई सीख पाएगा अकाउंटेंसी एमसीक्यू में? सोचने वाली बात, नहीं सर। सोचने वाली अरे बात सर 4 अकाउंट बनाने पड़ जाएंगे सर एक एमसीक्यू के लिए, बताओ। है ना। नहीं तो एमसीक्यू में, जो एमसीक्यू से आप पढ़ के जाओगे, क्या प्रैक्टिकल एमसीक्यू में आप किसी की वो भरोगे जितनी बैलेंस शीट होगी? नहीं सर। ये सोचने वाली बात है ना भाई, पता नहीं, मतलब आप सोच नहीं सकते सर अगर वो बोले बैलेंस शीट इक्वल के लिए मतलब क्या आंसर है, तो मेरे को सर पूरा निकालना पड़ जाएगा लास्ट तक, बैलेंस शीट तक 4 अकाउंट बन जाएंगे ऐसे तो मेरे। सोचो उसका एमसीक्यू कैसे बनेगा। और फिलहाल मान लो एमसीक्यू पेपर उन्होंने दे दिया, इस टाइप का दे दिया, थ्योरेटिकल ज्यादा उसमें डालेंगे, जो तुम लोगों का पहला पार्ट आता कम था, जो एक पार्ट तुम लोग बेसिक पढ़ते हो अकाउंटेंसी का हर एक चैप्टर में स्टार्टिंग में, वो आता ही कहाँ है पेपर में ज्यादा, उसके एमसीक्यू बना डालेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ बच्चों को है नहीं। साइंस वालों को तो फिर भी ठीक रहेगा कि भाई उनके पेपर आईआईटी वगैरह के एमसीक्यू होते हैं, लेकिन और भी साथ में जो सब्जेक्टिव पेपर भी तो होता है, वहां वो मात खा जाएंगे। चलो है ना, अब जो चल रहा है अब क्या कर सकते हैं हम सर लोग। ज्यादा कटा है कम कटा है इतना ही कटा है? सिलेबस कटने वाली बात नहीं है, एमसीक्यू में कवर करने वाली बात है। 11 12 9 10 11 12 का जो ये सिलेबस होता है ना, जिस हिसाब से बुक बनी है, ये एमसीक्यू में कवर नहीं किया। सर डिलीटेड सिलेबस हो सकता है सर, चेंज होगा सर, जो डिलीटेड सिलेबस है वो शायद चेंज होएगा। नहीं वो, लेकिन तुम लोगों के लिए थोड़ी, वो आगे देखो क्या होता है। अभी तो तुम नहीं लोग, सर सर जो पिछले साल का था ना उससे चेंज होके आएगा इस बार ही। नहीं सिलेबस तो डिलीट होके आ तो चुका है, आ तो गया सर। यही तो है सिलेबस, अब थोड़ी कुछ बदलेगा। इसमें सब लिख के तो दे दिया, सिलेबस दे दिया, मार्किंग स्कीम दे दी, और तो क्या, सैंपल पेपर आएंगे बस। सैंपल में ब्लूप्रिंट आएगा, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, ये आएगा बस। सर पिछली बार से ज्यादा कटा है या कम कटा है? पिछली बार जैसा ही है, सेम। तो सर हमने एक्स्ट्रा करा है कुछ? हमने एक्स्ट्रा में मेरे ख्याल से एक आधा टॉपिक ही किया होगा कोई, सर एलिमेंट्री 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 रॉ ऑपरेशन बस। सर डिलीटेड टॉपिक आ गया क्या? डिलीटेड टॉपिक आ गया? हाँ सारे डिलीटेड, हाँ जी सर। हाँ सब लिखा तो है उसमें कि किसमें से क्या क्या आएगा, देखो जो शेयर किया वो सब में लिखा है किस चैप्टर में से क्या क्या आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अभी आज इतना कंप्लीट कर लो,
फिर अगली क्लास, अब ये कंप्लीट कर लेना, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगली क्लास में सिर्फ मैं प्रॉब्लम लूंगा, और अब हम मैक्सिमम मिनिमा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सर अभी सर एक मैं बार सर 10th बता क्वेश्चन दो नहीं सर, कर 10th में पाऊंगा। फंक्शन क्या है? क्या चीज बेटा? सिद्धांत, सर 10th में फंक्शन क्या है सर, किसका निकालना है? फंक्शन ये रहा ना, y इज इक्वल टू दिस वन 4 sin थीटा। तो क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10, एक मिनट। log बेस ext ले लेना, मेरे ख्याल से लॉगरिथमिक फंक्शन है ना। प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to pi इंफिनिटी। तो ये लिया आपने log x का डेरिवेटिव करोगे 1/x, x belongs to 0 to infinity, this implies x is greater than 0, this implies 1/x is greater than 0। हो गया प्रूफ? समझ गए? log x ले लेना फंक्शन, ये करना खुद, इसको रफ कर रहा हूं। ओके सर। ठीक है, अगली क्लास में जरूर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा, और बस सर अभी सर पेपर चल रहे सर। नहीं पढ़ ले, कुछ नहीं करना। सर सर मैथ्स का ही पेपर है सर, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स आ रहा है सर। हाँ जी, स्नेहा। सर मेरा मैट्रिसेस का ना एग्जाम्पल नहीं खुल रहा था, जो आपने क्लासरूम पे सेंड करा था। मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम पर। सर वो डिटरमिनेंट वाला टेस्ट भी भेज दो एक बार वापस, जो पहले दिन दिया था आपने। अच्छा, तो पीडीएफ हाँ जी सर। भेज देता हूँ, ठीक है। सर हमें ट्रिको भेज देना सर। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का सर एक्स्ट्रा एमसीक्यू भेजिए, आपको भेज दूं सर? अच्छा, हाँ भेज दो, जो भी हो तुम। मैम ने भेजे थे हमें। हाँ, जो भी तुम लोगों के पास हो ग्रुप में शेयर किया करो, मैं भी पढ़ूं, मेरे पास जो होगा मैं शेयर करूँ, ठीक है। सर वो वीडियोस भेज देना सर ट्रिको की। ठीक है, आज थोड़ा लेकिन लेट आज भेजूंगा, आज ये कल, ठीक है। अभी मैं क्लास, सर भूल मत जाना। आप नहीं भूलूंगा, मेरे को याद दिला दियो, ठीक है। कल 12 बजे तक नहीं आएगा तो याद दिला दियो, ठीक है। बाय।